सुर्ख बत्ती होती है, तो गाड़ी रोक के शीशा नीचे उतार के कहते हैं इशफाक साहब कोई बाबा है कहीं? मैं कहता हूँ जी अभी तो नहीं, इस वक्त मोटर में, मैं फिर कभी मिलूँगा तो आपसे। कहेंगे वह ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी, ऐसे भी कह के गुजर जाते हो। और कुछ ये हैं जो अक्सर पूछते हैं कि जी कोई बाबा नहीं मिलता। मैंने कहा सर वो अब आपकी आरजू नहीं है तो फिर। कईयों से मैंने ये भी कहा, इस महफिल में भी ये बात की कि 14 बरस आपने बीए करने में लगाए, 14 महीने इसके लिए कोशिश की रूहानी दुनिया की तरफ जाने के लिए। कहने लगे नहीं 14 महीने तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा 14 हफ्ते? कहने लगे नहीं 14 हफ्ते भी ज़्यादा है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन वो होना चाहिए। मैंने कहा अगर कोई है बाबा तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश नहीं करूँगा, इसलिए कि आप उसे जिज करने के लिए, उस दलील ख़ार करने के लिए उसका एड्रेस पूछ रहे हैं, क्योंकि आखिर में आपने ये कहना कि जी मिले थे जी, वो तो कुछ भी नहीं, उसमें तो कोई वो कबूतर निकाल के तो दिखाया ही नहीं। अक्सर यही आरजू होती है ना आदमी की, या हमको जनाब पास करने के लिए कहा था वो तो किया नहीं, डब्बा पीर जो बन। अक्सर जो इम्पोस्टर्स, जो जाली किस्म के पीर होते हैं, वो इसी तरह बनते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी तो बेचारे शुरू करते हैं अल्लाह की तलाश में, लेकिन हम लोग जो उनकी खिदमत में हाज़िर होने वाले होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको जाकर मजबूर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि वो डब्बा पीर बने और हमारी ख्वाहिशात को पूरा करे। कभी तक कोई बंदा ऐसा नहीं गया उनके पास कि जी मुझे कुछ रूह की तलाश है, अल्लाह की आरज़ू है, बस बाकी मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, इसकी मेरी आप मदद करें। तो चूँकि ऐसा सवाल नहीं होता, इसलिए वो बेचारे अपना रूप भी और तरह का अख्तियार कर लेते। तो मैं ये तमहीदन अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो बात मैं करने वाला हूँ इसका ताल्लुक स्ट्रगल और स्ट्राइव से ज़रूर है, कोशिश से और जद्दोजहद से, लेकिन इसका बिला वास्ता तौर पर उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप सुनेंगे तो ख़ुद ब खुद, चूँकि आप ज़हीन हमारे नाज़रीन हैं, इसके साथ जोड़ते चले जाएंगे। सन 49 की बात है, 49, मैं यहाँ था तो हमारे दोस्तों का एक ग्रोह था जिसमें सबसे हमारा नुमायां दोस्त मिस्टर दुर्रानी था, जो एक सप्लाइंग कंपनी का, जो मिलिट्री को कुछ सामान लेके देते, अमीर आदमी था उस ज़माने में। उसकी बीवी बहुत मॉडर्न थी, हम उसको प्यार से नैनी कहते थे। नैनी इन मानों में कि वो उस्तानी किस्म की खातून थी, हर बात में हमको गाइड करती थी, आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी, और वो ये जो लैंडस्केप पेंटिंग होती है वाटर कलर में, उसकी बड़ी महारत थी। और वो अकेली लड़की थी सारे लाहौर में जो दुपट्टा नहीं लेती थी, और लोग सारे उसको हैरानी से देखते थे कि कमाल की बात है। और उसके बाल कटे हुए थे, उस ज़माने में तो नहीं होते थे कहीं। तो हम जब उसको ले के साथ दोस्तों में बाहर निकलते थे तो सब उस नैनी को देखते थे। उसका एक बच्चा था, बड़ा शरीर, बड़ा ज़िद्दी, बड़ा जालिम, बूट से ठोकरे मारने वाला, कोई बात न मानने वाला। तो उनके साथ, इस ख़ानदान के साथ हमारे बड़े ताल्लुकात रहे। हमारा एक दोस्त था बहुत अच्छा आर्टिस्ट, जो अभी हैं माशाल्लाह, तो उनके स्टूडियो में हम इकट्ठे होते थे। कई दफ़ा हम अपनी धमा चौकड़ी, ये लॉरेंस बाग जिसे अब बाग जना कहते हैं, वहाँ जमाते थे। तो हम चलते रहे बहुत अच्छी तरह से, एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डालकर बड़े अच्छे अय्याम हमारे गुजर रहे थे कि अचानक दुर्रानी के दिल में खुदा जाने क्यों ख्याल आया, कुछ झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी का हो जाया करते। वो इतनी शिद्दत अख्तियार कर गया रियाज कि उन्होंने कहा कि हम सेपरेशन, एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। वो बच्चे का मामला था, हम सब रोए पीटे, उसको, दुरानी सख्त आदमी था, उसने कहा नहीं मैं नहीं रहनी। मन के बच्चे का कहता बच्चा ठीक है, माँ के पास रहना चाहिए माँ के पास रहे, मेरे पास रहना चाहिए मेरे पास। तो नैनी को भी हमने समझाया, वो कहती थी नहीं अगर ये इतना सख्त है तो मैं इससे भी ज़्यादा सख्त हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अपने फ़न में ताक हूँ, मैं कमा लूँगी। लो जी, देखना क्या था कि देखते देखते हमारी नज़रों के सामने हमारी मौजूदगी में कागज़ लिखे गए, और वो तो कम रोए, हम ज़्यादा रोए, और बड़ा दुख हुआ, सेपरेट हो गए। और बच्चा माँ के साथ चला गया, वैसा ही ज़िद्दी, वैसा ही रोता बसूरता, ठुड्डे मारता हूँ। तो दुरानी से मैं मिला, वो मुंतकिल हो गया था GHQ में रावलपिंडी, तो वहीं उसका दफ्तर हो गया था, अच्छा खासा बड़ा दफ्तर। तो मैंने उसे कहा कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए,
कहने लगा नहीं दफ़ा करो, ये तो पेशा ही अच्छा नहीं शादी करनी, मैं करूँगा ही नहीं सारी। मैंने कहा नहीं नहीं ये तुम्हें करनी चाहिए। तो नहीं, सारे दोस्तों ने ज़ोर दिया, नहीं माना। आखिर एक दिन हम बड़ी हैरानी की बात हुई, वो कहता था मैं बड़ा खुश हूँ, ये मेरी कोठी है और इतनी बड़ी कोठी 12-14 कनाल की और छावनी का है इलाका, खुश खुर्रम हम रहते हैं। माई आती है अम्मा जैनबे उसकी कपड़े धोने के लिए, उसके साथ 2 बेटियां थी, एक दारो थी, एक गोमा उसका नाम था। वो कपड़े भी धो जाती, खाना भी पका जाती, झाड़ू बहारू भी कर जाती। फिर उसका खनसामा था, फिर उसका सईस था, उसका घोड़ा था, गोल्फ खेलता था, अमीर आदमी। तो एक दिन अचानक मैं थोड़ा सा उससे दूर हो गया कि मैं लाहौर में मसरूफ़ हो गया, कुछ मेरी मसरूफियात आज़ाद कश्मीर रेडियो में, जैसा कि आपको पता है, वहाँ से सराड़ खेत चले गए। तो लौट के आया तो उसने कहा कि मैंने फ़ैसला कर लिया है शादी करने का। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है खुशी। कहने लगा आपके बार में शादी करूँगा तो किसी ऐसी लड़की से करूँगा जो बिल्कुल देहाती हो, अल्लड़ मुटियार, जिसको कुछ ज़माने का पता ना हो, तुम्हारी नैनी जैसी ना हो, ना पेंटिंग जानती हो, ना डांस जानती हो, ना उसको कुछ ज़िंदगी का आगे का पता हो, ना पीछे का पता हो, एक सादा पाकीज़ा सी लड़की। हमने कहा भाई देख लो, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो और तुम्हारा अंदाज़े ज़ीस्ट मुख्तलिफ़ किस्म का है, तुम उसके साथ निभाह कर लोगे? उन्होंने कहा मैं कर लूँगा, मैंने तैयार कर लिया। तो जनाब वो ये डिसीजन, ये फ़ैसला उसने दिल में कर लिया हुआ था। मैंने दोस्त सुना भी दिया, दोस्तों को मैंने इतला भी दी कि भाई ये, उन्होंने कहा बकवास करता है, ऐसे हो नहीं सकता, ये किस तरह रहेगा। बहुत ही मॉडर्न आदमी था, बहुत उससे। तो मैं लौट के आया कराची से होके, हमारा एक वहाँ सेमिनार था कोई लंबा 1 महीने का। तो लौट के आया तो वो कहने लगा कि मुझे उसने ढूंढा, गाड़ी उसके पास लैंड होती बगैर छत की, बटन दबाते थे छत खुल जाती थी वो। तो आया तो कहने लगा मीट योर भाभी। तो वो एक बिल्कुल बूजी मार के जिसे कहते हैं ना, हमारे कपड़े में लिपटी हुई बेचारी सी लड़की, ना उसका सर मुँह नज़र आए। मैं क्या कौन ये? तो मैंने आगे हो कि मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कहने की वालेकुम सलाम भाईजान। तो देहाती सी लड़की थी। तो मैंने आगे होकर देखा तो वो गोमा थी, जो उनके कपड़े धोने नहीं आती थी, अम्मा जैनबे की बेटी। तो उसने उसके साथ शादी कर ली, गोमा के साथ। मैंने सर पीट लिया, मैंने कहा ठीक है तू दरमियाने से दर्जे का था, ये गोमा बेचारी झाड़ू कुछ नहीं पता उसके। उसने कहा मैं बड़ा खुश हूँ इसके साथ और बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर हो रही है, बस मैं इसके सिवा कुछ नहीं चाहता, मुझे वो तुम्हारे नखरे वाली नहीं चाहिए थी। अच्छा भाई अब क्या कर सकते थे लोग। खातिन हजरात, पूरे 1 साल के बाद एक पूरा गैप आया खला हमारे से कि मैं गया। 31 दिसंबर की रात थी, अगले दिन सुबह न्यू ईयर चल रहा था। छौनी में वो जो था हमारे, क्या कहते हैं पिंडी को जी, एक और नाम भी है ना, हाँ जी उसको चकलाला, हाँ जी मैं थैंक यू। चकलाला में बहुत लंबा चौड़ा उसका इंतज़ाम जैसे होता है। तो उसने कहा कि शाम को बाल है तो उसमें चलेंगे। मैंने कहा ठीक है चलेंगे। तो खुराक वगैरह का मुझे जब से शौक़ था, तो मेरे जिस्म से भी जा रहा है। वहाँ कबाब बड़े अच्छे बनते थे मेस में। वहाँ गए, वहाँ गैर मुल्की भी लोग बहुत थे और एम्बेसी के लोग, मिलिट्री के जो हमारे एक्सपर्ट्स बाहर से आए वो भी सारे शामिल। तो जब वहाँ गए तो मुझे उसने कहा कि तुम आ जाना, मेरी सीटें बुक कर दी। भाई मैं वहाँ बैठ गया तो वो ये था नहीं, दूर से आता दिखाई दिया। उसके साथ एक बड़ी खूबसूरत लड़की है और छोटी सी उसकी कमर, पीले रंग का उसने स्वेटर पहना हुआ, ऊंची एड़ी की गुरगाबी इसकी और उसके बाल कटे हुए और वो चली आ रही है इसके साथ। तो मैंने कहा ये देखो, इसको मैंने मना किया था, अब देखो। वो करीब आई तो गोमा कहने की पाजी सलाम। तो मैंने इसे देखा और मैं उठ के खड़ा हो गया। कहने की आप कैसे हैं? तो आप तो आते ही ये आपका बड़ा जिक्र करते हैं जो। अब मैं उसकी बातों का क्या जवाब देता, मैं उसको देख रहा हूँ सारी की सारी, उसका लिबास सब कुछ। जीन्स उसने पहनी हुई थी नीले रंग की, तो पीला स्वेटर मुझे याद है अच्छी तरह से। तो बैठ गए चाय पी, उसने कहा कॉफ़ी का मुझे शौक़ था, उन्होंने कहा कॉफ़ी अभी भी पियोगे? मैं कहा अभी भी पीऊँगा, खाने के बाद भी पीऊँगा जी, मुझे और कहीं से मिलती नहीं। कॉफ़ी पी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, दारो गोमा की तरफ। मैंने उससे पूछा कि दारा कहाँ है? उसने कहा कि इन्होंने मकान ले दिया उन्हें यहाँ पिंडी में, अब वो दौलताले के पास जो गांव था वहाँ नहीं रहते, अम्मा भी वहीं है वो। अच्छा घर ले दिया उनको। तो मैं
कभी कभी उनसे मिलने जाती हूँ अपनी माँ को। लेकिन उसके अंदाज में और उसकी गुफ्तगू में एक बड़ी तब्दीली आ गई थी, जो कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी तब्दीली आ सकती है। और इतनी उसके बाद खाने का हमने कॉफ़ी पी, तो अब खाना खाने का जो वक्फा आ रहा था उससे पहले का एक जो वक्फा है उसमें वो खड़े हो गए लोग, हल्ला गुल्ला बजने लगा, बैंड ये नंबर। तो एक उस ज़माने में हमारा सीन सी था सर क्लॉड ऑकलेट, तो गोरे भी थे आर्मी में। तो उसमें एक कर्नल आया बूढ़ा सा, आगे बढ़ा, उसने सलाम किया, उसने गोमा की उंगली उठाई, वो पकड़ के चली उसके साथ। खातिन हजरात वो नाची है कोई, यानी बैंड की धुन के ऊपर गोमा, और अपनी एड़ियाँ ज़मीन पे, बड़ा मुश्किल था मुझे लगता है चलना, और वो कैसी भंभीरी की तरह घूम रही थी। और कर्नल बेचारा अच्छा भला जवान था, वो हफ गया बूढ़ा, उससे चला न जाए, वो कह तो बैठा उसको कि मैं नाच मेरे साथ। हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली उसने। तो वो देखे तो तालियां बजी, आके बैठ गई। तो मैं अब उसकी समझ ना आए कि मैं उसकी दाद दूं या बेदाद कैसी। फिर एक और बंदा आ गया, तो उससे आके कहने लगा कि एक्सक्यूज मी, गोमा कह रही, आई एम लिटिल टायर्ड, आफ्टर 5 मिनट्स आई विल बी रिफ्रेश्ड। अच्छा, मैंने जब अंग्रेजी सुनी इसकी तो मैंने कहा ये तुमने अंग्रेजी कहाँ से, कहने लगी गुफ्तगू में आ जाती। तो मैंने कहा तुमने पढ़ाई शुरू की, कहने लगी ना पाजी मुझे नहीं पढ़ाई अच्छी लगती। तो मैं पढ़ी लिखी तो नहीं, मैंने लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा ये तुम जो बोली हो, कहने लगी नहीं बोल तो मैं बिल्कुल सारी ठीक ठाक लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ। हाँ, तो मैंने कहा ये राज क्या, कहने लगी जी ज़बान के जानने का राज उसके बोलने में। अच्छा लिखने वाला जो है ना, उसकी इतनी कदर व मंजिलत नहीं होती जितना अच्छा बोलने वाला होता है। क्योंकि जो कॉन्वेंट में जो पढ़े हुए बच्चे बच्चियाँ आजकल उनको अंग्रेजी सिखाई जा रही है ना, बोलने वाली है। और फैज साहब जो तप्पड़ स्कूल के पढ़े थे, एडिटोरियल वही लिख सकते थे। हाँ वो अच्छा, लेकिन ये राज पा गई थी, उसने कहा कि बोलने का कमाल होना चाहिए। और जब तक बोलना नहीं आएगा तो अब भी आपने देखा होगा कि सियासतदान अक्सर कहते हैं जी ये तो बोलता नहीं जी, फलां जी कमाल का बोलता है जी, उसके क्या कहने हैं जी, तारीफ होती है उसकी। तो वो चूंकि ये राज पा गई थी, उसने बोलने पे तवज्जो दी और वो खटाखट बोलने। तो मैंने कहा तुम्हारा और इसका, कहने की हमारा और इसका अपना जॉइंट अकाउंट भी है दुरानी का और मेरा सिंगल भी है। तो मैंने कहा तुम उसे ऑपरेट कैसे करती हो तुम्हारा, कहने की मैं GOMA गोमा लिखना सीख लिया, दस्तखत तो कर लेती हूँ इतना एक आध लफ्ज़, और मैंने हिंद से भी सीख लिए हैं 1 से 100 तक बड़े अच्छे। लेकिन कहने की भाईजान ये कोई ऐसी बात नहीं, ये गोआ कूड़ा करने से बहुत आसान बात है, वो तो मैं थक जाती थी कहने लगी, और कपड़े धोने से, वो तो ये पढ़ना लिखना बड़ी कमाल की चीज़ है, इसमें बंदे को बगैर कुछ किए ही इज्जत मिल जाती। अजीब फलसफा था उसका, मैं मबहूत है। इतने में वो एक और आदमी आया, वो उसके साथ जाके नाचने लगी, और जी वो सारी उस महफिल की जान थी। जो भी लोग आते थे ख़ास तौर पे फॉरेनर्स, वो उसी के साथ नाचना पसंद करते थे, और अल्लाह ने उसको ऐसा शूर दिया था कि वो तो पता नहीं मैं किसकी मिसाल दूं, वो आपने को भी ऐसा नाच देखा है। फिर हमने खाना खाया, शाम को आ गए, मुझे दौरानी कहने लगा कि तुम जाओगे नहीं कहीं होटल वोटल में, यहीं वहीं रहे। तो सुबह जो उसने नाश्ता हमको दिया वो तो था ही कमाल का, जैसे होता है उमरा के घर में। लेकिन जिस तरह से उसने मुलाजमों को कंडक्ट किया, यानी उनको हुक्म दिया कि ये चीज़ लेके आओ भाईजान के लिए, ये चीज़ वापस ले जाओ, वो जो मैंने फ्रिज में रखी है उसको निकाल के लाओ, वो देखने वाला अंदाज था। फिर उसने कहा कि बोलो उसको, गुलाम मोहम्मद देखो सही से है, उसने कहा जी बेगम साहब, उन्होंने कहा बुलाओ उसको। तो वो सही से आ गया, कोई सवार खान किस्म का आदमी। उसने कहा देखो एक घोड़ा तो मेरा है, एक साहब का है, एक भाईजान के लिए पैदा करो। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा। मैंने कहा मुझे क्या करना है घोड़ा ने, उन्होंने कहा आपको बिठाना है उसके ऊपर और आप चलेंगे आप से। मैंने कहा नहीं खुदा के लिए मैं घोड़े पे नहीं कभी बैठ सकता मुझे। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता आप चलें मेरे साथ, घोड़ा क्या। लो जी शाम को उसने घोड़े पे चक्कर लगवाया गया, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो हम इन्हीं घोड़ों पे मरी चलते हैं। मैंने कहा नहीं अल्लाह के वास्ते ये इतना नहीं हो सकता, यहीं तक काफ़ी। उसके बाद बड़ी लंबी कहानी में जल्दी जल्दी से वाइंड अप करना चाहूँगा। फिर जनाब मुझे विलायत आना पड़ गया, मैं यहाँ रहा कुछ देर, कोई हमें उसकी खबर अतर मालूम ना हुई। 2 साल के बाद मैं जब वहाँ गया तो मेरी बड़ी आरज़ू सी दुरानी से मिलने की, गोमा से मिलने की। तो मैं मिला दुरानी से, वो अपने दफ्तर में था
बड़ा अच्छा खुशहाल। तो मैंने कहा सुनाओ भाभी का क्या हाल है? कहने का दफ़ा करो, लानत भेजो उसके। मैं क्या है, अब वो मैं तो अब गालियाँ नहीं दे सकता वो वाली जो उसने दी थी, और उसने सारी कायनात को, इंसानों को, इंसानियत को जिस जिस तरह से रगेदा जा सकता है रगेदा किया, और साथ में गोमा का। मैंने कहा वो है कहा तुमने उसको कहा? कहने का बस लानत। जब मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगा वो उसका एक बड़ा महबूब दोस्त था, हॉलैंड का 3rd सेक्रेटरी एम्बेसी में, तो उसने मुझसे तलाक लेके उससे शादी कर ली गोमा ने, और वो हॉलैंड चली गई, तो वो यहाँ है ही नहीं। मैंने कहा गोमा हॉलैंड में? कहने लगा तो मैंने कहा वो वहाँ क्या करेगी? कहने लगा नहीं वो हमसे तुमसे ज़्यादा समझदार है, उसको ज़िंदगी गुजारने का तरीका बहुत अच्छी तरह से आता है, और वो ऊंच नीच को बहुत अच्छी तरह समझती है, और वो अपना आप अप्लाई करती है। अगर कहीं उसने अपना आप रूहानियत की तरफ अप्लाई किया होता तो इस वक्त पाकिस्तान की क्या पूरे बर्रे सगीर की एक बुजुर्ग तरीन हस्ती होती, लेकिन अब उसका रुख इस तरफ था और वो कामयाबी के साथ ज़िंदगी बसर कर रही थी। तो मैंने कहा फिर मुझे जाना है विलायत, तो मैं तो उससे मिले बगैर नहीं रह सकूँगा। तो उसने कहा जाओ दफ़ा हो जाओ तुम भी इसके साथ। और मैंने कहा अब के मैं गया तो खैर मुझे जहाँ डेन हाग जाने का इत्तेफाक हुआ, पता किया, उसका ढूंढा निकाला, बड़ी खुशखुरुम बड़ा उसका विला खामद वो छोड़ चुका था नौकरी, उसने कोई खुशबूआत की फैक्ट्री व्यक्ति चला ली थी, तो उसमें वो साथ उसके काम करती थी। तो मैंने कहा तुमने अभी तक लिखना नहीं सीखा? कहने लगी नहीं लिखना नहीं, मैं बोलती हूँ अंग्रेज़ी बोलती थी, अब मैं डच ज़ुबान भी बोल लेती हूँ क्योंकि मुझे इसका मुहावरा है, और मैं कुछ वो बचपन में गीत वीत गाती रही होती ना, सीखे होते हैं जो, शायद उसका कुछ मुहावरा। तो उसने कहा कि मैंने कहा तुम्हारा जो अकाउंट, मुझे एक ही शौक़ था कि ये अकाउंट कैसे मेंटेन करती, हिसाब कैसे करेगी, ये तो नहीं है। उसने मुझे कहा कि एक फ़र्क मेरी ज़िंदगी में पड़ा है कि मैंने अपने नाम की स्पेलिंग बदली है, मैं इसको GOMANT करती हूँ, फ्रेंच में टी नहीं बोलती कहने की भाईजान, तो गोमा लिख, हाँ जी लो वो तो कमाल की बात है। तो ये और बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जब दस्तखत करती हूँ तो ये फिर जो पैसे चेक वगैरह निकालने होते तो मैं बड़ा खुश हो। कहने लगी लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा ये इलाका जो डेन हाग हॉलैंड का है, मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ। मैं कहा तुम कहीं और काम कर लो। कहने लगी नहीं मैं इस पर गौर कर रही हूँ। मैं कहा अम्मा का बहन का कोई खत? कहने लगी आता है, वो उनको पैसे वैसे भेज देते हैं कितने हज़ारों रुपए, वो खुश हैं। मुझे मैंने कहा तुम्हें आरज़ू नहीं पैदा हुई कभी इनसे मिली? कहने लगी होती है लेकिन यहाँ काम वाम इतने हैं, मसरूफियात ऐसी हैं कि मैं इसमें लगी रहती हूँ और मैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे सकती, लेकिन मैं उनकी निगहदाश्त बहुत अच्छी तरह से करती हूँ, माली तौर पे वो बहुत खुश है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक हो गया। उससे मिल के उसके यहाँ खाना खा के फिर अपने काम करके जो मेरे ज़िम्मे थे हमारी यूनिवर्सिटी में इटली में वापस आया, तो मुझे दुर्रानी मिला, बहुत खुश व खुर्रम और बहुत अच्छे मूड में। हाँ, और जिसे कहते हैं ना कि चागियाँ मारता हुआ बिल्कुल हिला के, और कहने लगा कि लो देखो, तो हमारी भी कहने लगा मदद होगी। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा वो उस बदबख्त के पास भी नहीं रही, डच के पास, उसने उससे तलाक ले ली है, ब्रसल्स के एक बूढ़े के साथ शादी कर ली है जो कि वहाँ की एल्यूमिनियम फैक्ट्री का, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री उसका मालिक है। हाँ जी, तो वो बूढ़ा आदमी, लेकिन कहने लगा वो बड़ी बदबख्त औरत है, उसने ठीक है मेरे साथ धोखा किया लेकिन अच्छा किया उसके साथ भी। अब वो रोता है, अब वो मेरा दोस्त बन गया, वो डच इसको चिट्ठियाँ लिखता था। हाँ वो तो दर्दनाकी आनी, लेकिन कहने लगा कोई नहीं, अल्लाह हमारा बदला लेगा और इस बुढ़े के साथ। तो मैंने कहा वो बुढ़ा आदमी करती क्या कि उसका जो सारा कारखाना है उसको वो रन करती है, क्योंकि बाबा से तो इतना नहीं होता काम। अब हाँ उसके 1500 मुलाजिम है, घुघू बजता है और वो बीच में पतलून पहन के घूमती, हैंटर पकड़ के जैसे सर्कस की नहीं होती रिंग मास्टर, और सारा कंट्रोल करती। और इतना अच्छा उसने कंट्रोल किया है कि अब वो
यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज की असिस्टेंट सदर हो गई है, डिप्टी। हाँ, उन्होंने इलेक्ट किया कि इतना अच्छा काम जानती है ये। याद रखिए, पिंडी के पास गांव है दौलताला, उसके पास एक और छोटा सा गांव, का नाम भूल जाए, की रहने वाली थी। तो ये उसका इरादा था और ये उसका तहिया था, और इसके साथ उसने आगे चल चल के ही कहा। अब वो इस वक्त मैं अब नहीं जानता, बहुत 6, 7, 8, 10 साल हो गए, वो मुझे यकीन है कि अब भी एल्यूमिनियम एसोसिएशन, इंटरनेशनल एल्यूमिनियम एसोसिएशन की सदर होगी, क्योंकि अल्लाह ने उसको बड़ी सलाहियत दी थी और उसने अपनी सारी सलाहियत एक रुख के ऊपर चला दी थी। तो जब लोग ये पूछते हैं कि साहब हमें कोई बताएं कि हम को बाबा किधर होता है, तो मुझे हमेशा वो याद आ जाती है कि उसने कभी नहीं पूछा था कि वो कहाँ होता है, डाची ये चीज़ क्या होती है। वो अपनी धुन की पक्की और रास्त रॉ खातून थी, और जो बात उसने दिल में बहुत कम को थी, धारणा धार ली थी, उसको पूरा करके छोड़ा था। तो खातिन हजरात, ये इरादा करने के लिए या ये तहिया आप अगर करना चाहते हैं तो मुझसे न पूछें, अपने आप से पूछें कि आपका क्या इरादा है। जब तक आपकी मेरी किसी की भी कन्विक्शन नहीं होगी ना, अंदर से नहीं तब्दीली होगी, बाहर की लाई हुई तब्दीली किसी तरह से भी आपकी मदद नहीं कर सकती। अब हम सारे मिलके अपनी गोमा को ढूंढेंगे, यानी हमारी अपनी रूह जो है वो हमारे लिए गोमा का दर्जा रखती है ना। हम चूँकि रूह के इंसान हैं, अल्लाह मियाँ ने इंसान को एक कैफियत दी जो दूसरे किसी जानदार को नहीं दी। इंसान का एक वजूद जो है ये जिस्म ही जिस्म नहीं है, इसके ऊपर एक और चौबारा भी है जो इंटेलेक्ट का चौबारा है। इसी वजूद के ऊपर वो इंटेलेक्ट का चौबारा है जो आपको मजबूर करता है कि आप सर्दियों की यख बस्ता रात को टूटी हुई बाइसिकल चलाते हुए नुसरत फतेह अली का गाना सुनने जाएं। तो वो तकाजा है ना। कोई भैंस कभी भी मुशायरा सुनने नहीं जाती, उसको सिर्फ अपने जिस्म चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। कोई जानवर ऐसे नहीं करता। शेर ने आज तक किसी कवाली में शिरकत नहीं की, बंदा करता है, उसकी आरजू है, जो मर्जी करे। ये तो है इंटेलेक्ट का, जहन का चौबारा। इसके ऊपर एक और है, और वो रूह का चौबारा है। वो हमारा बंद पड़ा है, गंदे टूटे फूटे फूस उसमें पड़े हैं, पुराना टूटा हुआ चरखा है, पुरानी मंजियाँ बिस्तर फेंके हुए हैं, शीशे उस कमरे के टूटे हुए हैं, कुंडी उसकी परमानेंटली बंद है। कभी कभी कोई आदमी ऊपर चढ़ता है और वो आवाज़ दे के पूछता है कि अम्मा ये किसका है चौबारा। तो माँ नीचे से आवाज़ देती कि अपना ही है। तो वो कहता है इसे खोले। उसने कहा ना पुत दफा कर, इसमें गंद फूस गुद्दर फूस भरा हुआ है, इसको खोलने की कोई चंदा ज़रूरत नहीं है। तो ये इरादा उस सीढ़ियाँ तय करके ऊपर चढ़ने वाले इंसान का होता है कि आया मैं इस कोठड़ी को खोलूं या ना खोलूं। अब ये फैसला आपके इख्तियार में है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए, उस चौबारे को खोलने की सलाही तौफीक अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, क्योंकि आपके दर्जात बहुत बड़े हैं। आप इंसान हैं और पैगंबर की औलाद हैं। अल्लाह हाफ़िज़।